कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। करनी चाहिए कि नहीं तो जल्दी से कमेंट कर अपनी राय जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। धन्यवाद। एपिसोड 199, किया की हंसी और उनका सुकून। दोस्तों, अब तक आपने पिछले एपिसोड में सुना कि किया अक्षत के विला आ जाती है, जहां उसकी मुलाकात रेहान और मयंक से होती है और किया उन दोनों को देखकर आश्चर्य में पड़ जाती है कि वह लोग यहाँ कैसे हैं। वहीं किसी बात पर अक्षत और रेहान के बीच झड़प हो जाती है, जिस वजह से अक्षत की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। अब आगे अक्षत का ट्रीटमेंट हो जाता है। अब वो पहले से थोड़ा सही लग रहा था। वही किया अपने रूम में थी। अब वह रास्ट कर चुकी थी। उसकी आंखें खुलती है तो वह देखी है कि उसे रास्ट करते काफी देर हो चुका है। इस समय उसकी सारी थकान भी मिट चुकी थी। इस वजह से वह तुरंत बेड से उठ जाती है और वॉशरूम जाकर फ्रेश होती है। फिर कपड़े चेंज करके वह नीचे आ जाती है, क्योंकि इस वक्त तक लंच का टाइम हो चुका था। किया को अब तक अक्षत के बारे में कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि वह जब से आई थी तब से ही अपने रूम में थी। अब जाकर वह अपने रूम से बाहर आई थी, सो उसे बाहर अभी सब कुछ नॉर्मल ही दिख रहा था। धीरे धीरे करके सभी अपने रूम से आ जाते हैं, लेकिन अक्षर को डॉक्टर ने अभी ज्यादा चलने फिरने से मना किया था और अधिक से अधिक रास्ट करने को कहा था। इस वजह से रेहान और मयंक उसे बाहर नहीं आने देते और उसका खाना उसके रूम में ही भिजवा देते हैं। मयंक जब सर्वेंट को खाना अक्षत के रूम में ले जाने को बोल रहा था, तो किया को ये सुनकर थोड़ा आश्चर्य होता है कि अक्षत उन लोगों के साथ क्यों नहीं आ रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती है। तभी रेहान किया के पास आता है और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोलता है कि एंजल, अब तुम कैसा फील कर रही हो। रेहान के इस प्यार भरी शब्दों को सुनकर किया को बहुत अच्छा लगता है। वह प्यार से रेहान की ओर देखते हुए कहती है, आई एम फाइन। ये सुनकर रेहान के भी होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। उसकी एंजल बिल्कुल ठीक थी। तभी मयंक भी किया के पास आ जाता है और कहता है, प्रिंसेस तुम ठीक हो ना। किया अपनी पलकें झटकाकर हाँ में इशारा करती है। उसके इशारे को समझते हुए मयंक के होठों पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। वह तुरंत किया का हाथ पकड़कर डाइनिंग टेबल के पास ले आता है और चेयर को खींचकर किया को बैठने का इशारा करता है। किया को भी भूख लगी थी। वह शांति से चेयर पर बैठ जाती है। तभी एक सर्वेंट आगे बढ़कर उन लोगों को खाना सर्व करना चाहता था, लेकिन रेहान ने उसे हाथ दिखाकर वही रोक दिया और खुद ही किया के सामने प्लेट रखकर उसमें बड़े प्यार से खाना सर्व करने लगा। वही रेहान को ऐसा करता देख मयंक को थोड़ी जलन होती है। आखिर में यह उसकी बहन है और यह काम तो उसका होना चाहिए। ये सोचकर वह भी पीछे नहीं हटा और वह भी एक डिश उठाकर किया के प्लेट में रखने लगता है। उसकी हरकत को देखकर रेहान समझ जाता है कि मयंक के मन में इस वक्त क्या चल रहा है। वह मन ही मन मुस्कुराता है और फिर खुद ही किया के प्लेट से उठाकर किया को खाना खिलाने लगता है। ये देखकर तो किया अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर रेहान की ओर देखने लगती है। आखिर में वो उसे खाना क्यों खिला रहा है। उसके हाथ तो बिल्कुल सही है। उसे कुछ समझ में नहीं आता। वह उसे एक तक देखे जा रही थी। तभी रेहान उसके आगे चुटकी बजाते हुए कहता है, कहाँ खो गई हो एंजल, खाना खाओ। उसकी बातों को सुनकर किया अपने होश में आती है और तुरंत अपना मुंह खोल देती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था
कि उसे क्या करना चाहिए, सो वह चुपचाप छोटे बच्चों की तरह रेहान की बात मान लेती है। वही ये देखकर तो अब मयंक को और ज्यादा जलन होने लगती है। आखिर में वह उसकी बहन को कैसे खिला सकता है? ये काम तो उसका होना चाहिए, पर वह रेहान से कुछ नहीं कह सकता था क्योंकि उसने रेहान का गुस्सा देखा था। इस वजह से वह रेहान से कुछ ना करके खुद भी अपने प्लेट से किया को खाना खिलाने लगता है। अब ये देखकर किया को और भी ज्यादा आश्चर्य होता है, आखिर में दोनों उसके साथ कर क्या रहे हैं। वह देख सकती थी कि ये दोनों आंखों ही आंखों में एक दूसरे को मानो जैसे वार्निंग दे रहे हो। उससे कुछ छुपा नहीं था, फिर भी वह कुछ नहीं बोल रही थी। वह तो उन दोनों की हरकतों को देखकर उल्टा एंजॉय कर रही थी। उसे मन ही मन उन दोनों पर हंसी आ रही थी कि वह दोनों किस तरह से उसे खिलाने के लिए कोल्ड वार किए हुए हैं। पर दोनों की केयर देखकर उसके दिल में कहीं ना कहीं एक सुकून भी था। इतने दिनों से अकेले रहते रहते उसे इतना ज्यादा अकेलापन महसूस होता था कि कभी कभी तो उसे जिंदगी जीने का भी मन नहीं करता था। पर आज उसके पास कितने प्यारे और अनमोल रिश्ते हैं जो उसे पर अपनी जान छिड़कते हैं। वही वह लोग अभी हंसी खुशी अपना खाना खा ही रहे थे कि तभी अक्षत के रूम से वापस आते हुए सर्वेंट ने मयंक से कहा कि सर, अक्षत सर ने खाना खाने से मना कर दिया है। ये सुनकर मयंक को अच्छा नहीं लगता। वह लोग यहाँ आराम से खाना खा रहे हैं और उसका भाई जो कि अभी बहुत अधिक बीमार है, वो खाना नहीं खा रहा था। ये सोचते हुए मयंक का मन दुखी हो जाता है। मयंक को इस तरह दुखी होते देखकर किया को कुछ अंदेशा होता है। वो मयंक की तरफ देखते हुए पूछती है, भाई क्या बात है, आप इतने सैड क्यों हो गए? किया की बातों को सुनकर मयंक नामे अपना सर हिलता है और कहता है, कुछ नहीं, बस तुम खाना खाओ, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर वह अक्षत के रूम की ओर बढ़ जाता है। उसे ऐसा जाता देखकर किया रेहान की ओर देखने लगते हो मानो वह आंखों ही आंखों में पूछ रही थी कि यह क्या है और भाई ऐसे क्यों चले गए। रेहान उसकी आंखों में चल रहे सवालों को अच्छी तरह से समझ पा रहा था। वह किया से झूठ नहीं बोलना चाहता था, इसलिए उसने किया से बताया कि दरअसल अक्षत की तबीयत अचानक खराब हो गई है, शायद इसी वजह से वह खाना नहीं खा रहा है। डोंट वरी, मयंक गया है ना, वह उसे खाना खिला देगा। उसकी बातों को सुनकर किया को ध्यान आता है कि अक्षत की तबीयत काफी ज्यादा खराब है। उसने अक्षत का एग्जामिन किया था, इससे उसे पता तो चल गया था कि उसके पास भी ज्यादा वक्त नहीं है। अगर जल्दी से जल्दी उसका इलाज नहीं किया गया तो वह पॉइजन की चपेट में पूरी तरह से आ जाएगा और बहुत ही जल्द उसकी मौत भी हो जाएगी। इसी वजह से तो उसने रूहानी से 1 महीने पहले का ही शेड्यूल रखा था। तब तक वह दादाजी का ट्रीटमेंट और अपनी मनु आंटी का भी ट्रीटमेंट कर लेगी, क्योंकि उन लोगों के पास भी वक्त बहुत कम था और इस वक्त उन्हें किया की बहुत ज्यादा जरूरत थी। इस वजह से उसने अक्षत को इतने दिनों का टाइम दे दिया था, पर शायद उसे भी जल्दी ही ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी। किया अभी मन में यही सब सोच रही थी। कभी रेहान उसे इस तरह खोया हुआ देखकर उसे हिलाते हुए कहता है, तुम कहाँ खो गई हो, क्या सोच रही हो, क्या कुछ ऐसा है जो मुझे जानना चाहिए? किया उसकी ओर देखकर नहीं मैं सिर हिला देती है और कहती है कि ऐसा कुछ खास नहीं है, बस मैं एके को देखना चाहती थी, वो कहाँ है, क्या तुम मुझे उनके पास ले चल सकते हो? रेहान किया की बातों को सुनकर हाँ में अपना सर हिलता है और किया को अपने पीछे आने को कहता है। कुछ ही देर में वह लोग एके के रूम में पहुंच जाते हैं। किया देखी है कि मयंक एके को खाना खाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था,
पर वह बार बार यह कहकर रिजेक्ट कर रहा था कि उसका मन नहीं है। एके ने जब से किया के जाने की बात सुनी थी, पता नहीं क्यों वह बहुत ज्यादा उदास हो गया था। उसे खुद नहीं पता था कि आज उसे क्यों इतना खराब लग रहा है, क्यों उसका कुछ भी करने में मन नहीं लग रहा है। बहुत सुना सुना सा उसे लग रहा था। जब से किया आई थी तब से अक्षत के चेहरे पर एक रौनक बनी हुई थी। उसे कभी फील नहीं हुआ कि वह अकेला है, पर आज जब उसके जाने की बात हुई तो उसे अजीब सी बेचैनी होने लगी। वही किया अभी तक डोर पर खड़ी होकर यह सब देख रही थी, फिर वह रेहान के साथ रूम के अंदर इंटर करती है। उसे देखते ही अक्षत खुश हो जाता है और वह अपनी जगह से उठकर बैठने लगता है। ये देखकर मयंक जल्दी से उसके पीछे एक पिलो लगा देता है जिससे वह आराम से बैठ सके। फिर किया बड़े प्यार से पूछती है, अब आपकी तबीयत कैसी है? उसकी आवाज सुनकर अक्षत उसकी तरफ एकटक देखने लगता है। किया को इस तरह उसकी परवाह करते देखा अक्षत को बहुत अच्छा लगता है। वो बहुत ही प्यार से किया से कहता है कि मैं ठीक हूँ। तभी पता नहीं किया को क्या सूझता है कि वह रेहान से खाने की प्लेट अपने पास करने को कहती है। ये देखकर रेहान साइड में पड़ी प्लेट को उठाकर किया के हाथ में दे देता है। किया बड़े ही आराम से खाने की प्लेट से एक चम्मच खाना उठाकर अक्षत के मुख के सामने कर देती है। ये देखकर एक बार तो वहाँ सबको आश्चर्य होता है। वह सब अच्छे से जानते थे कि किया बहुत ही शांत किस्म की लड़की है और इस तरह किसी को खिलाने की उम्मीद तो उन तीनों को ही नहीं थी। वही अक्षत तो अपनी आंखें फाड़े बस किया को ही देखे जा रहा था। जब किया देखी है कि अक्षत का नहीं रहा है तो वह अपने आंखों के इशारे से खाने को कहती है। उसका इशारा समझकर अक्षत एक अच्छे बच्चे की तरह चुपचाप अपना मुंह खोल देता है और किया उसे खाना खिला देती है। धीरे धीरे करके वह इसी तरह से अक्षत को पूरा खाना खिला देती है। इस वक्त पूरे कमरे में खामोशी छाई हुई थी। वह तीनों ही बस किया को ही देखे जा रहे थे। कोई किसी से कुछ नहीं बोल रहा था। तभी खाना खत्म हो गया, लेकिन अभी भी अक्षत ने फिर से अपना मुंह खोल दिया। ये देखकर अचानक से किया को हंसी आ गई और वह जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी प्यारी थी कि वह तीनों तो बस उसकी हंसी में ही खो जाते हैं। उन्हें ये तो समझ नहीं आता कि किया क्यों इस तरह से हंस रही है, पर उसकी हंसी उन्हें बहुत ही अच्छी लग रही थी। इस वक्त ऐसा लग रहा था मानो उनके कानों में कोई म्यूजिक चल रही हो जो उनके दिल को बहुत ही सुकून पहुंच रही थी। इस वक्त पूरे रूम में उसकी हंसी ही गूंज रही थी। तभी किया अपने हाथों से अक्षत का मुंह बंद कर देती है और कहती है कि सॉरी, अब खाना खत्म हो गया है, अगर और खाना है तो मैं मंगा देता हूँ। उसकी यह बात सुनकर आप जाकर अक्षत को समझ आता है कि किया क्यों हंस रही थी और जैसे ही वह समझता है वह झेप जाता है। इस वक्त उसे बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वह चुपचाप अपना सर नीचे झुका लेता है। उसे ऐसा करते देखा अब रेहान और मयंक जोर जोर से हंसने लगते हैं, क्योंकि अब उन्हें समझ आ चुका था कि किया क्यों हंस रही थी। वहीं उन्हें हंसना देखकर अक्षत उन्हें घूर कर देखता है, मानो कह रहा हो कि अभी के अभी अपना मुंह बंद कर लो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस वक्त वहां का माहौल बिल्कुल खुशनुमा हो गया था। जहां अभी तक अक्षत बिल्कुल उदास था, वहां अब उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे किया की और देखें। किया उसे देखकर उसकी सिचुएशन समझ जाती है और वो कहती है कि अब मुझे चलना चाहिए, कुछ काम बाकी है, मैं उसे कर लेती हूँ। इतना कहकर वह बिना कुछ सुन वहां से तुरंत ही निकल जाती है। वही उसे जाता देखकर अब वहां शांति छा जाती है। अब फिर से माहौल बिल्कुल शांत हो चुका था। तभी रेहान कहता है
कि मयंक तुम यहाँ रुको, मैं जाकर अपने कुछ काम पूरे कर लेता हूँ, अभी भाई को तुम्हारी जरूरत है, इस वजह से तुम यहीं पर रहो। मयंक भी उसकी बातों को समझ रहा था। वह जानता था कि इस वक्त बिग ब्रो को किसी के साथ की जरूरत है जिससे वह उदास ना हो सके। वह भी रेहान को जाने के लिए कह देता है और आकर अक्षत के बगल बैठ जाता है। तभी उसे कमरे की शांति को तोड़ते हुए मयंक पूछता है कि बिग ब्रो, आपके पास तो इतनी अच्छी मेडिकल टीम है, फिर भी आप अभी तक इस पॉइजन का कोई एंटीडोट क्यों नहीं बना पाए। उसकी बातों को सुनकर अक्षत एक लंबी सांस खींचता है और उसे बताता है कि यह काफी वक्त से मेरे शरीर में इंजेक्ट है, इस वजह से इसे इतनी आसानी से अब खत्म नहीं किया जा सकता है, और इसे अगर कोई पूरी तरह से खत्म कर सकता है तो वह सिर्फ एक मिरेकल डॉक्टर ही है जिसका पता आज तक किसी को नहीं चल पाया। मैंने एक पूरी टीम तैयार की है जो पिछले 2 सालों से लगातार इसका एंटीडोट बनाने में लगी हुई है, पर अभी तक उन लोगों ने कोई भी कामयाबी हासिल नहीं की। वह बस इतना ही कर सकते हैं कि कुछ वक्त तक इस पॉइजन के असर को कम कर सकते हैं, लेकिन इसे जड़ से खत्म नहीं कर सकते हैं। उसकी बातों को सीरियस लेते हुए मयंक कहता है कि फिर यह जड़ से कैसे खत्म होगा। अक्षत तो उसकी ओर देखते हुए कहता है, इसलिए तो मैं दुनिया के उसे फेमस डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया है जिसे आज तक कोई नहीं मिल पाया है। उसी को ढूंढने में मुझे इतना ज्यादा वक्त लग गया जिस वजह से यह पॉइजन और भी ज्यादा मेरे शरीर में फैल चुका है। तो अब आगे क्या होगा? क्या अक्षत मयंक को बता देगा कि वह फेमस डॉक्टर कौन है? और जब मयंक को पता चलेगा कि वह किस डॉक्टर की बात कर रहा है तो उसका रिएक्शन देखते ही बनेगा। तो आगे स्टोरी में क्या होगा जानने के लिए चलिए बढ़ाते हैं नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड 200, मयंक की हंसी और अक्षत का उसे लात मारना। दोस्तों, अब तक आपने पिछले एपिसोड में सुना कि किस तरह किया अक्षत को अपने हाथों से खाना खिलाती है और फिर उसके जाने के बाद मयंक अक्षत से उसकी बीमारी के बारे में पूछता है। अब आगे अक्षत मयंक को बताता है कि उसे इस डॉक्टर तक पहुंचाने के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा, फिर भी वो उसे तक नहीं पहुंच सका। वह उसे बहुत ही लंबे समय से ढूंढ रहा था, लेकिन उसके बारे में थोड़ी सी भी जानकारी उसके हाथ नहीं लगी। तभी अचानक किया से उसकी मुलाकात हुई जो उन आदिवासियों के जंगलों में जाने के लिए उससे कांटेक्ट कर रही थी, पर वहां जाना उसके लिए खतरे से खाली नहीं था, इसलिए हम लोगों ने उसे साफ साफ मना कर दिया। फिर भी वह लड़की बहुत ही ज्यादा हिम्मत वाली थी, उसने हार नहीं मानी और वह बिना किसी मदद के वहां अकेले ही चली गई। जब तक हम लोगों को ये बात पता चली बहुत देर हो चुकी थी। मुझे तो एक पल के लिए लगा कि वो उन आदिवासियों के हाथों मारी गई, लेकिन जब मेरे गार्ड ने बताया कि उसके सारे गार्ड सही सलामत बाहर आ गए हैं तो मुझे आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा। फिर उसकी हमें कोई भी जानकारी नहीं मिली, लेकिन कुछ दिनों बाद पता चला कि किसी ने हमारे लैब पर अटैक कर दिया है, और जब मैं वहां गया तो मेरी उससे फाइट भी हुई। वो हम लोगों पर भारी पड़ रही थी, पर हमने उसके साथ आए गार्ड पर गोली चला दी। शायद वो गार्ड उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, इस वजह से वो हम पर अटैक करना रोक देती है और फिर हमारे साथ डील करने की बात कहती है। पहले तो हमने उसकी बात अनसुनी कर दी, पर बाद में जब उसकी जिद अच्छी तो मैं उसके सामने डील में उसे डॉक्टर से कॉन्ट्रैक्ट करने की बात कही और वह तुरंत मान गई। ये देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मुझे लगा कि वह बस अपना काम निकलवाने के लिए हमसे झूठ बोल रही है, इसलिए मैंने उसे प्रूफ करने के लिए कहा। तो जानते हो उसने क्या किया? मयंक अभी तक अक्षत की बात को बड़े ध्यान से सुन रहा था। जैसे ही अक्षत ने ये कहा, मयंक बहुत ही क्यूरियोसिटी के साथ पूछता है,
कि क्या किया। अक्षत तो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि उसने 5 मिनट के अंदर ही उसे डॉक्टर की सेक्रेटरी से कॉन्ट्रैक्ट किया, और जब मुझे उसकी बातों का विश्वास नहीं हुआ तो मैं उसे आईडी को ओपन करवाने के लिए कहा, जो पिछले 4 सालों से बंद थी, जिसके जरिए जरूरतमंद लोग उसे डॉक्टर तक पहुंचाने थे। लेकिन पता नहीं क्या हुआ था, जो पिछले 4 सालों से वह किसी के कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था। मयंक ने पूछा, तो फिर क्या हुआ? उसका जवाब देते हुए अक्षत ने कहा, उसने तुरंत ही वह आईडी ओपन करवा दी, जिसे देखकर हमें एक बार अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हुआ, पर वह सच था। तब जाकर मुझे लगा कि शायद अब मेरी जिंदगी बच सकती है। इस वजह से मैंने उसके साथ डील कर ली। बदले में वह बस मुझे कुछ दिनों के लिए अपने लैब में रिसर्च करना चाहती थी। वह मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, और मुझे उसे लड़की से कोई नेगेटिव वाइब भी नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी बात मान ली। और अभी कुछ देर पहले जो मैसेज पढ़कर मैं खुश हो रहा था, उसे डॉक्टर के सेक्रेटरी का था। उसने मुझे 1 महीने बाद का अपॉइंटमेंट दिया है। ये सुनकर मयंक खुश हो जाता है और कहता है, चलो फाइनली अब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यह कहकर मयंक एक लंबी सांस लेता है, मानो उसने कितना बड़ा काम किया हो, और अपने पास रखे गिलास को उठाकर वह अक्षत से कहता है कि वैसे वह डॉक्टर कौन है। इतना कहकर वह पानी की गिलास को अपने मुंह के पास लगाकर पानी पीने लगता है। उसकी बातों को सुनकर अक्षत बहुत ही शांति से कहता है, डॉक्टर केआर। इतना सुना था कि मयंक के मुंह से पानी का फवारा निकलता है, जो सीधा जाकर अक्षत के ऊपर गिरता है। ये देखकर अक्षत की आंखें छोटी हो जाती है। वह उसे ऐसे देख रहा हूँ मानो जैसे उसे अभी के अभी मार डालेगा। वही जब मयंक की नजर अक्षत पर पड़ती है तो वह देखता है उसके मुंह से निकला पानी पूरा अक्षत के मुंह पर होते हुए उसके कपड़ों पर गिर रहा था, जिसे अक्षत अपने हाथों से पूछ रहा था और उसे ही घर कर देख रहा था। ये देखकर तो मयंक की सांस अटक जाती है, यह उससे क्या हो गया। तभी अक्षत की गुस्से भरी आवाज मयंक के कानों पर जाती है, यह क्या बदतमीजी है, तुमने यह पानी मेरे ऊपर क्यों थूका? उसकी बातों को सुनकर मयंक थोड़ा डरते हुए कहा कि अरे नहीं नहीं भाई, वह गलती से मेरे मुंह से निकल गया। वह अपने डॉक्टर केआर का नाम लिया ना। ये सुनकर मुझे सदमा लग गया था। उसकी बातों को सुनकर अक्षत तुझे डांटे हुए कहता है, माना कि वह सबके पहुंच से बहुत दूर है, पर ऐसा भी क्या रिएक्ट करना जो तुमने पूरा का पूरा पानी मेरे मुंह पर ही निकाल दिया। उसकी बातों को सुनकर अब जाकर मयंक को ध्यान आता है कि वह किस बात पर इतना चौंक गया था। वह अपने भाई की ओर बड़े अजीब तरीके से देखता है और फिर जोर जोर से हंसने लगता है। उसे इस तरह रिएक्ट करता देखकर आप सच में अक्षत को बहुत गुस्सा आने लगता है। वो गुस्से में ही मयंक को डांटे हुए कहता है कि मुझे लगता है तुम पागल हो चुके हो जो इस तरह से हंस रहे हो। तभी मयंक कहता है कि नहीं भाई, मैं पागल नहीं हुआ हूँ, मैं तो बस आपकी बातों पर हंस रहा हूँ। अक्षत झुंझलाते हुए कहता है, क्या मैं कोई जोक मारा है जो तुम हंस रहे हो? इस समय तो मुझे दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ तुम ही लग रहे हो जो इतनी सीरियस बात पर हंस रहे हो। मयंक अपनी हंसी रोकते हुए कहता है कि मैं इस बात पर नहीं हंस रहा हूँ, मुझे तो बस इस वक्त एक कहावत याद आ रही है, बगल में छोरा और नगर में ढिंढोरा। इतना कहकर वह फिर से हंसने लगता है। वैसे भाई, मैं कहावत तो सही कही ना, क्योंकि हिंदी मेरी थोड़ी वीक है। ये कहकर वह फिर से हंसने लगता है। वही उसकी बात अक्षत के तो पल्ले नहीं पड़ती, पर अब उसकी हंसी उसे इरिटेट कर रही थी। उसने जोर से उसे एक लात मारा। वह तुरंत कुर्सी से जाकर नीचे गिर जाता है। अब जाकर उसे होश आता है कि इस वक्त वह जमीन पर पड़ा है। उसकी हंसी 1 मिनट में ही फुर हो जाती है।
अपनी कमर पकड़कर कराहते हुए जाकर फिर से कुर्सी पर बैठ जाता है और अक्षत की ओर देखकर कहता है, ये क्या था भाई, आपने मुझे लात क्यों मारी। अक्षत तो उसकी ओर गुस्से से देखते हुए कहता है कि हरकतें लात मारने वाली करोगे तो क्या फूल बरसेंगे तुम पर, लात ही तो बरसेंगे। बेचारे मयंक का मुंह तो अब देखते ही बन रहा था। तो दोस्तों, अब आगे क्या होगा? क्या मयंक अपने भाई को किया की सच्चाई बता देगा या फिर अभी भी वह किया की आइडेंटिटी अक्षत से छुपा कर रखेगा? वैसे आप सभी दोस्तों ने कहा है कि अक्षत को केआर की असलियत पता चलनी चाहिए कि वह उसकी अपनी बहन ही है। तो आज के एपिसोड में दोस्तों, आप लोगों के कहने पर हमने अक्षत के सामने कुछ हिंट रख दिया है। नेक्स्ट एपिसोड में उसकी आइडेंटिटी रिवील होगी, क्योंकि अभी मयंक अक्षत को अपने साथ इंडिया ले जाना चाहता है। आगे क्या होगा जानने के लिए चलिए बढ़ाते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड 201, मयंक का अक्षत को परेशान करना। अब तक आपने पिछले एपिसोड में सुना कि अक्षत जब मयंक को डॉक्टर का नाम बताता है तो वह नाम सुनकर मयंक जोर जोर से हंसने लगता है। ये देखकर अक्षत मयंक को जोर से एक लात मारता है, जिससे वह जाकर सीधा नीचे गिरता है। अब आगे। अब मयंक बिल्कुल शांत हो गया था। वही अच्छा तुझे घूरते हुए कहता है कि तुझे इतनी हंसी क्यों आ रही थी। तब मयंक उसे बताता है कि आपने हम लोगों से ये सब छुपाकर बहुत गलत किया। अगर आपने अपनी बीमारी के बारे में हमें पहले ही बता दिया होता तो आपका इलाज पहले ही शुरू हो गया होता। उसकी बातें अक्षत के बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी, तो वह चीरते हुए कहता है कि जो बोलना है साफ साफ बोल, मुझे तुम्हारी बातें समझ नहीं आ रही है। ये सुनकर मयंक उसे कहता है कि मेरे कहने का मतलब यह है कि आप जिस डॉक्टर केआर को इतनी शिद्दत से ढूंढ रहे हैं वह तो हमारे पास है। उसकी बात सुनकर अब अक्षत के चौंकने की बारी थी। वह आश्चर्य से मयंक की ओर देखते हुए कहता है कि यह क्या बक रहे हो, वह कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो सबको आसानी से मिल सके। वह एक मिरेकल डॉक्टर है जो कभी किसी के सामने नहीं आता और आज तक उसे किसी ने देखा भी नहीं है। कौन है, कहाँ रहता है, कैसा है, लेडीज है या जेंट्स, किसी को नहीं पता और अभी तक वो उसे किसी ने देखा तक नहीं है। और जो कोई भी उसे देखा है वो उसके लिए इतना लायल है कि उसके बारे में कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। तो तुम इतनी आसानी से यह कैसे बोल सकते हो? उसकी बात को सुनकर मयंक भी हाँ में सिर हिलाते हुए कहता है, आप सही कह रहे हैं भाई, पर मैं भी सच कह रहा हूँ। मैं उन्हें अच्छे से जानता हूँ और पता है अगर आपको पता चलेगा कि वो कौन है तो आपके तो आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहेगा। और मैं आपको यही सरप्राइज तो देना चाहता था, पर मुझे लगता है आपको इस सरप्राइज की जरूरत नहीं है। उसकी बातों को सुनकर अभी भी अक्षत को उसके ऊपर यकीन नहीं हो रहा था। आखिर में उसका ये भाई कैसे डॉक्टर के को जानता है और उसके कहने का क्या मतलब है? क्या मैं भी उसे जानता हूँ? यह इतना रिलैक्स होकर कैसे बोल रहा है? वह मयंक की ओर देखते हुए कहता है कि मयंक, अगर तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो तो सोच लो, मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि तुम सपने में भी नहीं सोच सकते हो। मयंक को यकीन था कि उसकी बातों पर उसके भाई को यकीन नहीं होगा, तभी वह कहता है कि ठीक है, अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो आप रेहान से भी पूछ सकते हैं। अब ये सुनकर तो अक्षत को एक और झटका लगता है। क्या रेहान को भी डॉक्टर केआर के बारे में पता है कि वह कौन है? तभी वह सब भरी नजरों से मयंक की ओर देखा है और कहता है, जब तुम लोगों को उसके बारे में पता है तो मुझे क्यों नहीं पता है? तब मयंक हंसते हुए कहता है, क्योंकि आपने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। हमने तो कई बार कोशिश की थी कि आप इंडिया आ जाएं, पर आप तो इंडिया आ ही नहीं रहे थे।
इसलिए आपको पता ही नहीं चला। अक्षत को मयंक की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। जब मयंक देखा है कि अक्षत को उसकी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है तो वह कहता है कि अभी कुछ देर पहले आपके पास किसका मैसेज आया था। अक्षत कहता है कि उसके सेक्रेटरी का। अपना फोन दीजिए। जैसे ही अक्षत मयंक को अपना फोन देता है, मयंक तुरंत ही उसे मैसेज को ओपन करता है। वह देखता है कि यह रूहानी का नंबर था। उसे पहले से ही पता था कि रूहानी ही किया की सेक्रेटरी है। दादाजी के हॉस्पिटलाइज होने के समय मयंक और रेहान दोनों ही रूहानी से मिल चुके थे और रूहानी भी अब तक ये जान चुकी थी कि मयंक किया का भाई है। उसने तुरंत ही मैसेज वाले नंबर को अपने फोन पर डायल कर दिया। ये देखकर अक्षत को बहुत आश्चर्य हुआ कि वह कैसे इस तरह से उसका नंबर डायल कर सकता है, पर उसे यकीन था कि दूसरी तरफ से फोन नहीं उठेगा क्योंकि उसने भी कई बार कोशिश की थी, पर वह सिर्फ मैसेज में ही बात कर पाया था। लेकिन उसके सोच के उलट एक रिंग जाते ही उधर से रूहानी ने फोन रिसीव कर लिया। जैसे ही उसका फोन रिसीव हुआ, मयंक ने फोन स्पीकर पर कर दिया तो उधर से रूहानी की आवाज आई, हेलो मयंक सर, क्या कोई बात है? आपने फोन कैसे किया? जैसे ही अक्षत के कानों में यह आवाज गई, उसे बहुत आश्चर्य हुआ, पर उसने कुछ कहा नहीं। वह चुपचाप उनकी बातें सुनने लगा। तभी मयंक ने कहा, रूहानी दादाजी की तबीयत अभी कैसी है? क्या वह अभी ठीक है? रूहानी दूसरे तरफ से कहती है कि हाँ सर, दादाजी तो अभी बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन मैडम को जल्दी ही करना होगा क्योंकि उनकी तबीयत कभी भी खराब हो सकती है। रूहानी को पता था कि मयंक और रेहान भी किया के पास फिलीपींस गए हुए हैं, इस वजह से उसने यह बात कही। वही उसकी बात सुनकर मयंक ने रूहानी को दादाजी का ख्याल रखना को कहकर और आप जल्दी ही आने को कहकर फोन रख दिया। जैसे ही मयंक ने फोन रख, उसने अक्षत की ओर देखा। अक्षत इस वक्त अपनी आंखें फाड़े बस मयंक को ही देखे जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। मन ही मन वह यह सोचने को मजबूर हो गया कि वह खुद ही दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ है। काश उसने पहले ही अपने भाई से बात कर ली होती तो उसे इतनी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। वह सोचने लगा कि उसने डॉक्टर के आर तक पहुंचाने के लिए कितने पापड़ बेले, पर अब उसे मयंक की कहावत याद आने लगी, बगल में छोरा और शहर में ढिंढोरा। जब मयंक में ये कहावत कही थी तो उसे समझ में नहीं आया था, पर अब उसे सब कुछ बिल्कुल साफ समझ आ रहा था। वह बहुत ही क्यूरियोसिटी के साथ अब मयंक की ओर देखने लगता है, जैसे मयंक उसे बता देगा कि आखिर में ये डॉक्टर केआर कौन है। मयंक उसकी इस तरह की नजरों को देखकर समझ जाता है कि अब उसके बिग ब्रो को क्या जानना है। वह तुरंत ही अपने हाथ खड़े करते हुए कहता है कि मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि वो कौन है, पर यकीन मानिए जो कोई भी है वह आपका बहुत खास है। जब आप एक बार उससे मिलेंगे तो चाह कर भी उससे दूर नहीं हो सकेंगे। वह आपका ही नहीं, हम सबका भी बहुत खास है और हम सब उसे बहुत प्यार करते हैं। अब तो अक्षत को जानने की चूल मच जाती है कि आखिर में वह कौन है जिसके बारे में मयंक इतना तारीफ कर रहा है। वह तारीफ के काबिल तो है ही, आखिर में वह डॉक्टर केआर है, पर वह कौन है जो हम लोगों के इतने करीब है। अक्षत के दिमाग में तो किसी का नाम ही नहीं आ रहा था, क्योंकि वह सभी को अच्छी तरह से जानता था और उनके बिजनेस को भी बहुत ही अच्छी तरह से जानता था। चाहे जिसका जितना बड़ा भी सीक्रेट हो, वह अक्षत से छुपा नहीं था। तो यह नया शख्स कौन है जिसके बारे में अक्षत को कुछ पता ही नहीं है? इस समय वह अपनी सोच में डूबा था। तभी मयंक उससे कहता है, बिग ब्रो, अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं
तो बिना किसी सवाल के मेरे साथ इंडिया चलिए, मैं उसे आपसे मिलवा दूंगा और आपकी ट्रीटमेंट भी जल्दी ही शुरू हो जाएगी, क्योंकि जब उसे पता चलेगा तो वह चाह कर भी आपका ट्रीटमेंट में देरी नहीं कर पाएगा। इस समय मयंक अक्षत को बिल्कुल नहीं बताना चाहता था कि वह एक लड़की है, वरना अक्षत का दिमाग बहुत तेज चलता है, वह तुरंत ही समझ जाएगा कि यह नया शख्स कौन है, इसलिए वह उससे इस तरह से बात कर रहा था मानो वह एक लड़का हो। वही उसकी बात को सुनकर अब अक्षत सच में पड़ जाता है। उसका मन तो नहीं था जाने का, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसकी बीमारी के बारे में उसके घर वालों को पता ना चल जाए, पर अब उसे जानने की बहुत ज्यादा जल्दी लगी थी। उसे हर कीमत पर जानना था कि यह डॉक्टर केआर कौन है, जो दुनिया के लिए एक रहस्य बना हुआ है। उसने अब तक अपने दिमाग में बहुत से वो को इमेज कर लिया था। वह तो कल्पना में भी नहीं सोच सकता था कि डॉक्टर केआर कोई छोटी सी लड़की हो सकती है। इस वजह से वह सिर्फ हाई एज के लोगों के बारे में ही सोच रहा था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अक्षत जान पाएगा कि यह डॉक्टर केआर कौन है, और क्या मयंक अक्षत को अपने साथ इंडिया ले जाने को तैयार कर पाएगा? और जब अक्षत को पता चलेगा कि डॉक्टर केआर और कोई नहीं उसकी बहन है, तो उसका क्या रिएक्शन होगा? पर क्या मयंक इतनी आसानी से उसे अपनी बहन से मिलने देगा, या अभी मयंक अक्षत को परेशान करने के लिए कोई नया प्लान बना रहा है? ये तो आपको नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। तो जाने से पहले कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।